Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, how are you all? और कैसे चल रहे हैं आपके SSC MTS 2024 के एग्जामिनेशन? Well, I am hoping कि आपके एग्जाम्स अच्छे ही हो रहे होंगे because we have shared the preparatory videos for your upcoming SSC MTS 2024 एग्जामिनेशन जिसके जो भी जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों या फिर जीके जीएस के हों, वो हमने हमारे चैनल पर प्रेपरेटरी वीडियोस के फॉर्म में डाल रखे थे। तो गाइज आई एम होपिंग आप लोगों ने सबने वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लिया होगा बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल। अभी तक नहीं देखा है तो आगे आने वाली शिफ्टों में जिनके भी एग्जाम्स हैं प्लीज वो वीडियोस अच्छे से देख लेना बिकॉज दे आर रियली 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 हेल्पफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस 100% पूछे जाने वाले हैं आपके SSC MTS 2024 के एग्जामिनेशन में। Well guys, today in this video what are we going to do? We will be discussing all those GK GS important question जो कि आज यानी कि आपके 8th of October के SSC MTS 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। Well guys, आप में से जिनके एग्जामिनेशंस हो चुके हैं प्लीज कमेंट में हमें जरूर से important question शेयर कर देना because it is very important for other candidates also to know। एंड यस, और अगर जिनके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम्स लगे हुए हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स। वीडियोस देखते रहो, प्रिपेयर करते रहो, 100% आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। So guys, without wasting any more time, let's get into the video and look for all of those important questions जो कि आज यानी कि आपके 8th of October 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका SSC MTS 2024 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें पूछे गए हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, सजेशन हो, किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन हो, द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए एंड वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट। So yeah, let's begin. And yes, questions देखने से पहले, as I always tell you guys, it is very important to go through एंड रिवाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो वो जरूर से कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम हमारे चैनल पे शेयर करते हैं वो जरूर से देख लेना। फिर भी अगर कुछ लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टिक विद अस, स्टिक विद इन्फो आइलैंड and get in touch with all important and informative video related to all the competitive exam। यहाँ आपको सिर्फ एक या दो या तीन या चार एग्जाम के बारे में नहीं, यहाँ पे आपको सभी प्रकार के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं या किसी भी तरह के कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा। सो यस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बीच में कहीं स्किप करने की जरूरत नहीं है। और अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट नहीं करा है तो जल्दी से जाओ यारो, किस चीज का वेट कर रहे हो वो भी कर लो, क्योंकि जब भी आपको आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब आपने वो नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट किया होगा, और एल्स नहीं मिलेगा। सो यार, बहुत सारी हो गई बातें, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। एंड नाउ लेट्स गो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज आपकी पहली शिफ्ट में पूछा गया था वो था कि जो सेंसस सर्वे जो होता है वो भारत में जो होता है वो किस प्रोविजन के अंडर होता है। ठीक है, इट द सेंसस सर्वे इज डन इन इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट। आपसे अधिनियम एक्ट के बारे में पूछा गया था। सो गाइस, जो सेंसस एक्ट 1948 है उसके उसके तहत जो भी हमारे सेंसस सर्वे किया जाता है भारत में वो किया जाता है। सो सेंसस जो होता है, एज आई एम शोइंग अ कंप्लीट, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। जो सेंसस होता है दैट इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948, जो कि मैंने अभी आपको बताया। द बिल फॉर द एक्ट वाज प्लॉटेड पायलटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइज, ये नाम भी आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए जो बिल पास किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, द देन होम मिनिस्टर, जो कि उस समय इंडिया के होम मिनिस्टर थे। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 246 भी आपको ध्यान में रखना है। and it is listed at serial number 69 serial number पे ये चीज given है of the 7th schedule of the constitution। ठीक है, तो ये सारी important additional information भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु इज द राइटर ऑफ द नॉवल थॉमस। ठीक है,
गाइज जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बुक्स हो गई, ऑथर हो गए, मैगजीन हो गई, या फिर किसने कौन सी बुक लिखी है, कब लिखी है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसके लिए चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको जाओ देखो, अच्छे से याद कर लो, उससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो तमस है, तमस जो नॉवल है, इट वॉज रिटन बाय भीष्म साहनी। तो गाइज भीष्म साहनी इज द करेक्ट आंसर। और जो भीष्म सहानी थे, ही वॉज एन आइकॉनिक राइटर, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था हमारा जो हिंदी लिटरेचर है उसको, काफी हद तक उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा था। सो दिस भीष्म सहानी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइज, नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये जो बुक है, तमस जो नॉवल है, बुक आप कह सकते हो इसको, द बुक इज सेट इन अ स्मॉल टाउन इन पंजाब। ये पंजाब में लिखा गया था इसको, जब भीष्म साहनी जी इसे लिख रहे थे। एंड इसमें क्या बताया गया है, इट depicts the struggles of ordinary people amid the religious conflicts between Hindu and Muslim। जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतना ज्यादा लड़ाई हो रहा था, उस समय में जो कॉमन मैन होते हैं, जो कॉमन ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी जिसे हम बोलते हैं, वो किस स्ट्रगल के स्ट्रगल को फेस करते हैं, किस चीज से गुजरते हैं, किस दौर से गुजरते हैं, उसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। ड्यूरिंग द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का जो पार्टीशन हुआ था, उस समय में एक आम आदमी किस चीज से गुजर रहा था, किस फेज से गुजर रहा था, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तमस जो है, इसने साहित्य अकादमी अवार्ड जो था वो जीता था 1975 में, एंड वो सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड इनटू अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बाय गोविंद निहलानी। ठीक है, उसके बाद उसको एक मूवी के फॉर्म में भी लेके आया गया था, जिसने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का टाइटल जीता था। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो गाइस, जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे वो थे सी के नायडू। तो आपको याद रखना है ये नाम, सी के नायडू। एंड यस, जस्ट इन केस आपसे पूछ लिया जाए कि आजाद भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कैप्टन कौन रहा था, तो गाइज वहां पे आपको नाम याद रखना है, लाला अमरनाथ। तो जो लाला अमरनाथ थे, ही वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ इंडिपेंडेंट भारत। मतलब जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, उसके बाद जितने भी क्रिकेट मैचेस हुए थे, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम बात करें, तो उसके बाद जब कप्तानी दिखाई थी, तो उस इंसान का नाम था लाला अमरनाथ। और बात करें लाला अमरनाथ ने कौन सा मैच जीता था जब उन्होंने कप्तानी दिखाई थी, तो ही प्लेड एज अ कैप्टन फॉर द मैच ऑफ 1947-48। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये जो आईपीएस ट्रेनिंग अकेडमी होती है, ये कहाँ सिचुएटेड है। सो गाइस, जो आईपीएस ट्रेनिंग अकेडमी है, दिस इज लोकेटेड इन हैदराबाद। तो हैदराबाद आपको अच्छे से याद रखना है। एंड बात करें द इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर्स इन द इंडियन पुलिस सर्विस is called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, which is located in Hyderabad। तो गाइज, ये पूरा जो नाम है आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट, जो मतलब जो एकेडमी है उसका नाम क्या है, फुल नेम है इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर्स इन द इंडियन पुलिस सर्विस। ओके, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। और इस ट्रेनिंग अकेडमी का जो नाम है, अगर आपसे पूछा जाता है वो क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जिसको हम शॉर्ट में एसवीपी एनपीए बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट हु इज द राइटर ऑफ गीत गोविंद। तो गाइस, जो गीत गोविंद के राइटर हैं उनका नाम है जयदेव। तो जयदेव आपको नाम याद रख लेना है। एंड यस, जयदेव फ्लोरिश्ड 12th सेंचुरी, 12वीं सदी से ये रिलेटेड है। एंड ही वाज एन इंडियन ऑथर ऑफ द संस्कृत पोएम गीत गोविंदा। ठीक है, जो गीता गोविंदा थी उसके इंडियन ऑथर हैं इस संस्कृत पोएम के। ठीक है, ओके गाइस, क्योंकि अभी हम बुक्स से रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेखक से रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी प्रमुख भारतीय लेखक व उनकी पुस्तकें के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं वो कौन सी पुस्तकें हैं और किसने उन्हें लिखा है।
सो गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट उस बुक के बारे में, उस पुस्तक के बारे में जो कि अब तक काफी बार पूछा जा चुका है जिसका पेपरों में, ठीक है, जिसका नाम है पंचतंत्र। गाइस, पंचतंत्र के बारे में आप 100% मुझसे गारंटी ले लो, इसके बारे में किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाता है दैट हु इज द राइटर ऑफ बुक पंचतंत्र। तो यहाँ पर गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो पंचतंत्र है उसके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। इसी तरह से जो प्रेम वाटिका है उसके लेखक का नाम है रस खान। मृच्छ काटिकम का है शूद्रक। कामसूत्र का है वात्स्यायन। दाई भाग का है जीमूत वाहन। नेचुरल हिस्ट्री का है प्लिनी। दश कुमार चरितम, इसके लेखक का नाम है दंडी। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसी तरह से गाइज अगला है अवंती सुंदरी, जिसका नाम अगेन दंडी। बुद्ध चरितम अश्वघोष। कादंबरी बाणभट्ट। अमरकोश जो कि अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। शाहनामा जो कि फिरदौसी। इसी तरह से गाइज अगला है साहित्य लहरी, जो कि सूरदास के थ्रू सूरदास के द्वारा लिखा गया है। फिर है सूर सागर अगेन, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम जी ने लिखा है, और उसमें हुमायूं की जितनी भी जीवन काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने मेंशन करी है। अगला है नीति शतक भ्रतहरि। श्रृंगार शतक भ्रतहरि। वैरण्य शतक अगेन भ्रतहरि। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। इसी तरह से गाइज अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। भगवत गीता वेद व्यास के द्वारा। महाभारत वेद व्यास। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। राज तरंगिणी कल्हण। गाइज राज तरंगिणी के बारे में भी पूछा जाता है। अर्थशास्त्र चाणक्य। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट बुक्स और इनके लेखक के नाम है, अच्छे से याद रखना। इसी तरह से सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कामयानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसी तरह से गाइस लाइफ डिवाइस अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। और एशेज ऑन गीता ये भी अरविंद घोष जी ने लिखी है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पारिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अगेन। यामा जो है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम जो है ये नयनतारा सहगल के द्वारा लिखी गई है। एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये वीएस नायपाल के द्वारा लिखी गई है। नायपॉल, सॉरी इट्स नायपॉल, वीएस नायपॉल। अग्निवीणा जो है ये काजी नजरुल इस्माल के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से और जिसमें ऐड करना चाहूंगी बिकॉज अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज हंग्री स्टोन्स जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चांडालिका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। डेथ ऑफ अ सिटी जो है ये अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। कागज ते कैनवस अमृता प्रीतम अगेन। 49 डेज जो है ये भी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। दिल्ली जो दिल्ली की पुस्तक आई है और लिखी गई है वो है खुशवंत सिंह के द्वारा। द कंपनी ऑफ विमेन ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखी गई है। इसी तरह से गाइस बीजक कबीरदास। आई नो गाइस आप सोच रहे होंगे कि कितने सारे नाम हैं, पर गाइस ट्रस्ट मी, अगर ये सारे नाम, इन बुक्स के नाम और इनके राइटर्स के नाम आपने याद कर लिए ना, तो आपके 3-4 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपसे वो आपके 3-4 नंबर, क्योंकि गाइस इन बुक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो इसीलिए प्लीज ट्रस्ट करो मुझ पे और एक एक नाम अच्छे से रट लो, ठीक है। ओके, बीजक की बात करें कबीरदास द्वारा। रमैनी की बात करें तो अगेन कबीरदास। सबद जो है ये पुस्तक कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। किताबुल हिंद जो है ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। चित्रांगदा जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर। गार्डनर जो है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। ओके गाइस, नेक्स्ट है कुमार संभवन जो है ये कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम कालिदास जी के द्वारा।
अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास अगेन। फिर है गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। मालती माधव, गाइज गीत गोविंद जैसे कि आज के पेपर में पूछा ही गया था कि गीत गोविंद जो है इसके राइटर कौन है, तो जैसे कि अभी हमने देखा जयदेव, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मालती माधव भवभूति, उत्तरा रामचरित भवभूति, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा, गाइज अकबरनामा के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, अच्छे से याद रखना। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर अगेन, द डार्क रूम आर के नारायण, मालगुडी डेज, गाइज आई एम श्योर हम सब ने मालगुडी डेज वाला शो देखा है, सो गाइज वो भी आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया है। गाइड आर के नारायण, माई डेज आर के नारायण, नेचर क्योर मोरारजी देसाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी तरह से गाइस चंद्रकांता के बारे में भी पूछा जाता है, तो गाइस देवकी नंदन खत्री जो है चंद्रकांता के राइटर हैं। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय अगेन, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। आपको प्लीज 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 बेयर विद मी, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, इन राइटर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, इन बुक्स के नाम तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक नाम अच्छे से रट लेना। इसी तरह से गाइस डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा, गोदान प्रेमचंद्र के द्वारा, गबन प्रेमचंद्र अगेन, कर्मभूमि प्रेमचंद्र, रंगभूमि प्रेमचंद्र, तो ये तो आपको आराम से याद कर लोगे, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, इनमें से कोई भी नाम आता है तो वो प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय के द्वारा, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। ब्रोकन विंग्स, गाइस ब्रोकन विंग्स जो है ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद रख लेना, किसने लिखी है, सरोजनी नायडू। सो दैट्स ऑल अबाउट द बुक्स एंड देयर राइटर्स, जो कि एज आई जस्ट टोल्ड यू कितना इंपॉर्टेंट है, तो एक एक नाम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज से पूछा गया था वो था रुक्मणी देवी अरुणडेल से रिलेटेड, दैट रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है शी इज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। तो गाइज रुक्मणी अरुणडेल की बात करें तो वो भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है, एंड शी वॉज एन इंडियन क्लासिकल डांसर जिन्होंने भरतनाट्यम को एक अच्छी पहचान दी थी, उसको उसकी पहचान को ऊंचाइयों पर लेके गया था, और उसको काफी ज्यादा लोगों में एक होता है ना कि नोन बनाया था कि दिस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस फॉर्म इज कॉल्ड भरतनाट्यम एंड दिस इज हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टू ऑल इंडियंस, तो वो उन्होंने उसको बताया था। एंड उन्होंने ही कला क्षेत्र फाउंडेशन भी खोला था मद्रास में, जिसको आज के समय में चेन्नई बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कला क्षेत्र फाउंडेशन जो कि मद्रास में खोला गया है उसकी फाउंडर कौन है, तो गाइज नाम आ जाता है रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो गाइज अब रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उनके अचीवमेंट्स के बारे में कैसे बात ना करें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सो गाइज जो रुक्मणी देवी जी थी उनको पद्म भूषण से नवाजा गया था 1956 में, संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया था 1957 में, और जो कालिदास सम्मान होता है, एक अवार्ड होता है जिसका नाम होता है कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उससे भी उन्हें नवाजा किया था, उन्हें सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1984। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स उनके याद रखना। ओके गाइज, नाउ बिकॉज हमने रुक्मणी देवी अरुणडेल का देखा, ठीक है, कि क्योंकि दिग्गज कलाकार थी, भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड थी, इसीलिए गाइज आपको और जो डांस फॉर्म्स होती है उससे रिलेटेड जो दिग्गज कलाकार हैं, कौन आर्टिस्ट ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई यहाँ पर मैंने एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है, एज यू कैन सी, इसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ दे रखे हैं डांस फॉर्म्स, और यहाँ दे रखे हैं उससे रिलेटेड जो भी मुख्य कलाकार हैं जो उस डांस फॉर्म में काफी अपना नाम कमा चुके हैं और उसके लिए जाने जाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कथक, तो गाइस कथक के लिए बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण,
शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा, श्रीमाली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण, ये जो है ये सब कथक से रिलेटेड है। भरतनाट्यम की बात करें तो टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर जयंत, सीवी चंद्रशेखर, गुरु सुश्री, एम के सरोजा, शांता और वीपी धनंजयन, ये सब भरतनाट्यम से रिलेटेड है। फिर बात कर लेते हैं मणिपुरी की। तो गाइज मणिपुरी में देखो अमुबी सिंह, बीना देवी, राजकुमार सिंह, जीत सिंह जो है ये मणिपुरी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। फिर मोहिनी अट्टम देख लेते हैं। तो गाइज मोहिनी अट्टम के लिए श्रीमती कला मंडलम श्रीमावती पवित्रम हो गया, डॉक्टर श्रीमती कनक रैले हो गया, तो कनक रैले का भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो वो भी मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हो गए। छाऊ की बात करें तो मकर ध्वज दरोगा हो गया, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे हो गया, ये छाऊ से रिलेटेड है। ओडीसी डांस फॉर्म की बात कर ले तो केलू चरण महापात्र, गाइज इससे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोनल मानसिंह, अगेन सोनल मानसिंह किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा, ये सब ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। इसी तरह से गाइस कथकली के लिए हो गए आपके पास पीके कुंजपुरु, कलामंडलम राजन, मंदवुरम वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमण कुट्टी नायर, ये सब आपके कथकली डांस फॉर्म से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी के देख लेते हैं। कुचिपुड़ी के कुछ मुख्य कलाकार हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वैजंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम। गाइस वेम्पति चिन्ना सत्यम के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेम्पति चिन्ना सत्यम है ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। अगला हो गया यक्षगान। यक्षगान से रिलेटेड हो गए रामचंद्र सुब्रिया, हेगड़े चित्तनी। सात्रिया, सात्रिय नृत्य जो है इसको गाइस सत्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, या तो सत्रिया डांस फॉर्म जो है उससे रिलेटेड हो गए घनकंता बोरा बोरैया, बोरबैया, ठीक है। कुड़ियट्टम देख लेते हैं तो अमपुर माधव चक्यर, पांडवी जो हो गया उसके लिए तीजन बाई हो गए। कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया जो डांस फॉर्म है उसमें गुलाबो सपेरा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो जो गुलाबो सपेरा हैं ये कालबेलिया से रिलेटेड हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, वो हो गए सारे आर्टिस्ट के नाम, तो कौन किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है अच्छे से याद रखना बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट हु कैन कीप देयर ओन डीएनए एंड सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन्स। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वो अपने कुछ डीएनए रख सकते हैं और कुछ जो अपने प्रोटीन होते हैं उसका संश्लेषण कर सकते हैं। Okay, next question. Which of the following railway launched the one station one product initiative? तो guys ये जो इनिशिएटिव आया था वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का, ये साउथ सेंट्रल रेलवे जो था उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो साउथ सेंट्रल रेलवे इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। गाइज ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पूछा गया था एग्जाम में, तो अच्छे से याद रख लो कि जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं भारत में, ठीक है, उन 13 में से जो 12 है ना वो सरकारी पोर्ट्स हैं, सरकारी बंदरगाह, और एक जो है ना वो कॉर्पोरेट पोर्ट है, और कुल मिला के कितने हैं, 13 पोर्ट हैं। तो हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, 13 मेजर पोर्ट्स, तो इसको अच्छे से याद रखना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं और कहाँ लोकेटेड है, बिकॉज आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो गाइस कोलकाता पोर्ट की बात करें जो कि यस वेस्ट बंगाल में स्थित है और ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम ईस्टर्न कोस्ट के देख रहे हैं, मेजर पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। नंबर 1 हो गया आपका कोलकाता पोर्ट, फिर है हल्दिया पोर्ट जो कि अगेन वेस्ट बंगाल में है, फिर है पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, कामाराजर पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, और वीओ चिदम्बरम जिसको टूटी कोरिन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो गाइज ये जो 7 पोर्ट है ना ये आपके मेजर पोर्ट्स हैं कहाँ के, ईस्टर्न कोस्ट के, ठीक है। कौन से, 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 प्लस 6 ये वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं मेजर पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट में आपका नंबर 1 पे आ गया कोचीन पोर्ट जो कि केरला में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, मोरमुगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि अगेन महाराष्ट्र में है, और दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में है। तो ये 6 मेजर पोर्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्ट के। कुल मिला के हो गए पूरे 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इनके नाम और ये कहाँ लोकेटेड है, ये दोनों आपको याद रखना है बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 46 से रिलेटेड पूछा गया था कि जो भारत का हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 46 किस चीज से रिलेटेड है। तो गाइस जो आर्टिकल 46 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, that states that it is the responsibility of the state to promote the educational and economic interest of the weaker sections of the society। किनको बढ़ावा देना है, जो weaker sections हैं, जो particularly जो एससी हो गए, जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, जो एससी एसटीज और वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, बोलते हैं ना अनुसूचित जाति, और ये वीकर सेक्शन जो अन्य गरीब सोसाइटी के सामाजिक लोग हैं उनके बारे में, ठीक है। द स्टेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, कि उनके साथ किसी भी तरह की सामाजिकता में मतलब कोई इनजस्टिस देखने को ना मिले, या फिर उनका किसी तरह से एक्सप्लोटेशन ना हो। तो ये सब कुछ जो है ये आर्टिकल 46 देखता है और बताता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किन लोगों के बारे में इसमें लिखा गया है, तो सूचित अनुसूचित जातियां जो हैं, ठीक है, एससीज एसटीज और weaker section of the society, that would be the correct answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो कंचनजंगा है उसकी हाइट कितनी है। तो बात करें उसके एलिवेशन की, तो जो कंचनजंगा है ना गाइस, दैट इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, ओ सॉरी, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। तो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन आपको यहाँ पे याद रखना है। एलिवेशन की बात करें तो उसका है फीट्स में तो है 28,169, यानी कि 28,169 फीट्स। मीटर्स में अगर हम बात करें तो 8,586 मीटर्स लंबा ऊंचा आप कह सकते हैं इसका एलिवेशन है। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो गाइस इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न नेपाल। यहाँ पर ये स्थित है, जहाँ नेपाल में 46 माइल 74 किलोमीटर आप इसको देख सकते हो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ऑफ दार्जिलिंग के द्वारा में देख सकते हो। एंड यस, ये जो माउंटेन है दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज। और जो कंचनजंगा है, that is in the form of gigantic cross, the arms of which extend north, south, east, and west. Okay, next question. Lalit Kala Academy was given to whom in 2023? तो पवन कुमार को उनके contribution के लिए 2023 में ललित कला अकादमी से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रूल्ड मगध डायनेस्टी जस्ट आफ्टर मौर्य वंश? तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं, जो मगध थी, मगध का जो राज्य था उसको मौर्य वंश ने वो रूल किया था, कंट्रोल किया था, शासन उन्होंने अपना उस पर दिखाया था। पर जब उनका वंश खत्म हो गया था, मौर्य वंश जब खत्म हो गया था, उसके जस्ट बाद आई थी शुंग डायनेस्टी। तो जो शुंग डायनेस्टी है, दैट इज योर करेक्ट आंसर हियर। शुंग डायनेस्टी ने फिर मगध राज्य को ओवरटेक कर लिया था, ठीक है, उन्होंने उसको ले लिया था और रूल करा था फिर, और इसी तरह से वो बन गए थे फिफ्थ रूलिंग डायनेस्टी बन गए थे मगध के। तो फिफ्थ रूलिंग डायनेस्टी भी आपको पता होना चाहिए। एंड उन्होंने कंट्रोल करा था मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कब से कब तक, 187 से 75 बीसीई तक उन्होंने अपना शासन का दिखाया था। ये जो डायनेस्टी थी ये बेसिकली जो पुष्यमित्रा थे उनके द्वारा बनाई गई थी, आफ्टर टेकिंग द थ्रोन ऑफ द मगध फ्रॉम द मौर्य। जब मौर्य गए थे, मौर्य के बाद उन्होंने जब मगध का थ्रोन लिया था, तो पुष्यमित्र जो थे इन्होंने इसको एस्टैब्लिश करा था। और जो शुंग एम्पायर्स कैपिटल था, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो जो शुंग एम्पायर की कैपिटल राजधानी हो गई वो हो गई पाटलिपुत्र। लेकिन बाद में जो एम्परर्स आए थे, जैसे कि बाघभद्र आए थे, और बेसनगर, Besnagar, okay, also held court at Besnagar, modern Vidisha in eastern Malwa. This dynasty is also responsible for successfully fighting and resisting the Greeks in Shunga Greek War. Okay, उस समय में जो Shunga Greek War उन्होंने किया था उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक साथ एक दिन और एक घंटा, ये मिशन जो ये अभियान जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गाइज महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, मतलब जो सेंसस सर्वे, जो जनगणना 2011 है, उसके हिसाब से विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन? तो गाइस सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन देखी गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसके की पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हिंदुइज्म इज द लार्जेस्ट रिलीजन। गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं हिंदुइज्म जो है वो सबसे बड़ी रिलीजन है इंडिया में। और 2011 की जो सेंसस सर्वे हुई थी उस समय में 966.3 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि हिंदू माने गए थे, हिंदू थे, जिसमें कि 79.8% जो थे वो कंट्री की पॉपुलेशन ही थी। ओके, इसी के साथ जो हिमाचल प्रदेश है वो 95.17% के साथ हिंदू कम्युनिटी में सबसे ऊपर रहा था। लेकिन जो मिजोरम थी उसमें सिर्फ 2.75 ही परसेंट ऐसे लोग थे जहां पे हिंदू पॉपुलेशन देखी गई थी इस स्टेट में। तो दैट बिकम्स द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन इन द स्टेट। तो अगर आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश याद रखो, सबसे कम पूछा जाता है तो मिजोरम। इसके अलावा जो दादरा और नागर हवेली है उसकी 93.93% हिंदू कम्युनिटी है, जो कि हाईएस्ट है सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, और जो लक्षद्वीप है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2.77% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू है। तो यस, वो इसी के साथ लोएस्ट बन जाती है अमंग द यूनियन टेरिटरीज। ओके, इसके अलावा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट एवर सेंसस इन इंडिया जो कंडक्ट हुआ था वो लॉर्ड मेयो के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। उत्तर प्रदेश जो है उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसीलिए वो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट बन जाता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, और जो सिक्किम है वो सबसे कम बन जाता है बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, सबसे कम है, तो सिक्किम हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट। फिर केरला की बात कर लेते हैं, तो जो केरला है दैट इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब हम लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी में केरला टॉप्स द चार्ट, और जो बिहार है लिटरेसी में वो सबसे कम है। तो ये सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इनको याद रखना, आपको आगे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर अब एक क्विज टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। गाइस तपस याद हो, अभी हमने कुछ मिनट पहले ही बात करी थी। तपस पुस्तक के लेखक कौन थे ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, भूल तो नहीं गए भीष्म साहनी। अब आपको कमेंट्स में बताना है दैट हु इज द राइटर ऑफ तपस्विनी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो तपस था, ये तपस्विनी है। एंड प्लीज 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 शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो गाइज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना। और हम इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।